तो हे गाइस, ये कहानी ओल्ट नाम के एक ऐसे अनाथ बच्चे की है जिसकी जिंदगी अचानक ही एक अलग मोड़ ले लेती है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे लगा उसकी लाइफ नॉर्मल होगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अनाथ था, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं थे। अब बिना पेरेंट्स के उसे अपना ख्याल खुद ही रखना था, इसलिए वो सुबह सबसे पहले खाने का इंतजाम करता और बाद में कुछ और सोचता। आज भी वो खाने के लिए फिशिंग कर रहा था, तभी एक अजीब सा आदमी वहाँ आया और बोला, क्या तुम मैजिक सीखना चाहोगे? अब ऑल्ट के लिए ये सच में बहुत बड़ी बात थी। उसे भी एक मैजिशियन बनना था, पर वो एक कॉमनर है जिनके अंदर जब तक बचपन से ही टैलेंट न हो तब तक उन्हें कोई नहीं पूछता। यही वजह थी कि उसे भी अभी उस अजीब आदमी पर थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन एट द एंड उसने भरोसा कर लिया और मैजिक सीखने के लिए हाँ कर दी। उस दिन के बाद ऑल्ट ने पूरे दिन एल्डस के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। जैसे जैसे उसने मैजिक को जाना, वैसे वैसे उसका सपना बन गया एक पावरफुल मेज बनना। वैसे एक दिन एल्डस उसे फायर मैजिक सिखा रहा था, जो थोड़ा मुश्किल था, पर ऑल्ट ने हार नहीं मानी। पूरे दिन प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार उसने फायर स्पेल पर पूरा कंट्रोल पा लिया। हालांकि वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसे पूरा एक दिन लग गया। इस पर एल्डस मुस्कुराकर कहने लगता है कि जिस स्पेल को तुमने एक दिन में सीख लिया, उसे अच्छे अच्छे मैजिशियन महीनों लगा देते हैं सीखने में। इससे ऑल्ट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसका जज्बा तो कुछ और ही था। उसने एल्डस से कहा कि वो और मैजिक सीखना चाहता है। एल्डस बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है, चलो अब थोड़ी फिशिंग करते हैं। ऑल्ट को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जल्दी पावरफुल बनना चाहता था, या यूं कह लो कि मैजिक के बारे में और जानना चाहता था। पर इस पर एल्डस ने हंसते हुए कहा कि तुम में इनक्रेडिबल टैलेंट है ऑल्ट, अगर मैं भी तुम्हें ट्रेन ना करूं तो भी तुम एक दिन एक महान मेज बनते। ये सुनकर ऑल्ट हैरान था। वो पूछता है कि फिर आपने मुझे सिखाना क्यों शुरू किया? अभी एल्डस कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कांटे में मछली फंस गई और वो बात यहीं दब गई। वैसे अगले दिन से ऑल्ट की ट्रेनिंग रेगुलर स्टार्ट हो चुकी थी। उसे भी मजा आता था, वो खुद सुबह होने का इंतजार करता था। वैसे आज एल्डस एक मैजिक बुक लेकर आया था, पर वो किताब इतनी कंफ्यूजिंग थी कि ऑल्ट बोला मैथ्स करना इससे ज्यादा आसान होता है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे सब समझने लगा। अब इसी तरह से दिन गुजरने लगे। कई महीनों तक एल्डस ने एल्गो को मैजिक फॉर्मूलास और स्पेल्स सिखाए। धीरे धीरे ऑल्ट सब समझने लगा था। उसकी प्रैक्टिस भी अब रिजल्ट देने लगी थी और उसे और एल्डस को मिले हुए करीब एक साल भी हो चुका था। लेकिन एक दिन जब वो रोज की तरह फिर ट्रेनिंग के लिए पहुंचा, तो एल्डस के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन था। उसने ऑल्ट से कहा कि उसे अब ये कैपिटल छोड़कर जाना होगा। वो बोला कि अब मैं तुम्हें और ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। इससे ऑल्ट एकदम शौक में था। इसका एक रीजन ये भी था कि एल्डस के आने से पहले ऑल्ट अकेला था, इसलिए उसे इस चीज की आदत पड़ चुकी थी। पर एल्डस के आने के बाद उसका अकेलापन भी खत्म हो गया था। रोज मैजिक सीखने के साथ साथ उसे एल्डस से मिलने का भी इंतजार रहता था। खैर, इस पर वो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि एल्डस ने जाने से पहले उसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग दी और कहा कि ऑल्ट, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि तुम चाहो तो कोर्ट मजिशियन आराम से बन सकते हो, पर याद रखना, अगर कभी कोई तुम्हें जॉब ऑफर करे तो तुरंत उसे मना कर देना। वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। अब ये सुनकर ऑल्ट बहुत हैरान था, इसलिए उसने पूछा भी कि ऐसा क्यों? पर एल्डस ने उसे कारण नहीं बताया और कहा, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। जो सुनकर ऑल्ट कहने लगा कि कम से कम ये तो बताओ कि आपने मुझे मैजिक सिखाने के लिए क्यों चुना। इस पर एल्डस बताता है कि ऑल्ट की मदर जब वो जिंदा थी तब उसने एल्डस की मदद की थी और एल्डस उसी काइंडनेस का बदला चुकाने के लिए ऑल्ट के पास आया था। वैसे इसके बाद उन दोनों ने ही एक दूसरे को अलविदा कहा और सीन सीधा कुछ साल बाद शिफ्ट हुआ। ऑल्ट अब रॉयल अकेडमी का स्टूडेंट बन चुका था। एक दिन उसे वहाँ एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस अकेडमी के पुराने स्टूडेंट्स के बारे में लिखा हुआ था। जब ऑल्ट ने थोड़े पन्ने पलटाए तो उसमें ऑल्ट को एल्डस की तस्वीर दिखी। ऑल्ट को पता चला एल्डस अकेडमी का टॉपर था, जो बाद में कोर्ट मजिशियन बना। एल्डस ने वही चुना था, वो उसने ऑल्ट को चुनने से मना किया है। अभी ऑल्ट यही सोच रहा था कि आखिर एल्डस ने ऐसा क्यों किया, पर तभी उसे वहाँ नीचे दिखा कि एल्डस को बाद में कोर्ट मजिशियन के काम से निकाल दिया गया था। हालांकि वहाँ इस चीज का कारण नहीं लिखा था, इसलिए ऑल्ट समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो एल्डस को अच्छी तरह से जानता है। एल्डस गलत नहीं हो सकता, इसलिए ऑल्ट फैसला करता है कि वो कोर्ट मजिशियन बनेगा और इंपीरियल कोर्ट की नजरों में अपने मास्टर एल्डस का नाम क्लियर करेगा। साथ ही पता लगाएगा कि आखिर
तब हुआ क्या था। हालांकि इस चीज में वो ये भूल चुका था कि एल्डस ने उसे यही करने से मना किया था। वैसे कुछ सालों बाद ओल्ट के साथ भी वही हुआ जो एल्डस के साथ हुआ था, उसे भी धक्के मारकर निकाल दिया। असल में ओल्ट कोर्ट मेज के साथ साथ एक हीरो पार्टी का मेंबर भी बन चुका था, जिसका लीडर था खुद उस किंगडम का क्राउन प्रिंस रेगुलस। उसके अलावा दो और मेंबर थे, एक मेज जिसका नाम था लेनी और एक नाइट जिसका नाम था एक्स। लेकिन एक दिन मिशन के बीच में ही प्रिंस ने ओल्ट की तरफ देखा और बोला कि ओल्ट तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर ओल्ट चौंक गया और उसने रेगुलस से पूछा कि ऐसा क्यों। तो रेगुलस कहने लगा कि मेरी जॉब है तलवार लेकर फ्रंट लाइन पर लड़ना, वही लेनी अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को खत्म करती है और एक्स हम दोनों को प्रोटेक्ट करता है और नजर रखता है। लेकिन तुम तो बस पीछे खड़े होकर सपोर्ट स्पेल्स डालते रहते हो, जिनके बिना भी हम उतने ही ताकतवर हैं जितने उनके साथ। ये सुनकर ओल्ट उसे समझाता है कि सपोर्ट मैजिक टीम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, पर प्रिंस ने बीच में ही उसकी बात काट दी थी और खुद कहने लगा था कि तुम्हारे सपोर्टिव मैजिक की किसी को भी जरूरत नहीं है। वैसे तो असल में ओल्ट भी कभी खुद इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता था, पर जब प्रिंस मतलब रेगुलस ने खुद उसे कहा तो वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि एक प्रिंस को ना करना बहुत गलत फैसला हो सकता था। खैर अब तो प्रिंस ही नहीं, लेनी और एक्स ने भी उसे यूजलेस कह दिया था, जबकि असली यूजलेस तो रेगुलस खुद है और यूजलेस के अलावा वो सबसे बड़ा बेवकूफ भी है। उसने रूल बना दिया कि कॉमनर्स वेपन्स नहीं रख सकते, क्योंकि उसे डर था कोई उसकी फेम चुरा न ले। तब ओल्ट ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। ओल्ट ने उसे समझाया कि इमरजेंसी के समय पर हर मेंबर के पास हथियार रहना जरूरी है, पर रेगुलस के पास दिमाग ही नहीं है जो वो खुद कुछ सोच सके। इसलिए आखिर में उसने ओल्ट को वहाँ से जाने का ऑर्डर दे दिया। ओल्ट अभी बहुत हैरान था, वो सोच रहा था कि मैंने इतना सब किया फिर भी आखिर में मुझे क्या मिला, इस तरह की बेइज्जती। अभी वो ऑर्डर्स, वो इंसल्ट, वो अन्याय सब उसके दिमाग में घूमने लगा था। लेकिन आखिर में उसने सब बोलने का सोचा, क्योंकि ये सब याद रखने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भले ही उसे टीम से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में अभी भी लॉयल्टी बाकी थी। वो सोचता है कि चलो जाते जाते मैं अगर उनके काम आ सकता हूँ तो क्या तकलीफ है। ओल्ट ने मॉन्स्टर्स के अटैक पैटर्न्स और स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छे से स्टडी किया था, जो देखा जाए तो खुद की स्ट्रेटजीज के लिए बहुत अच्छी नॉलेज साबित हो सकती है। इसीलिए उसने एक लेटर तैयार किया और सोचा कि इससे रेगुलस और उसकी टीम को लड़ने में हेल्प मिलेगी। लेकिन जब वो उस लेटर को देने के लिए कासल गेट पहुंचता है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर आया है कि ओल्ट तुमसे कोर्ट मेज का टाइटल छीन लिया गया है, अब बिना परमिशन तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। अभी ओल्ट का इतना खतरनाक डाउनफॉल चल रहा था कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो जिस गेट में कभी बहुत प्राउड से होकर अंदर जाता था, अब वहीं से उसे भगाया जा रहा है। वैसे अभी जब ओल्ट ये सब सोच रहा था तभी वहाँ पीछे से लेनी आ जाती है। अभी वो ओल्ट को देखते ही हंसने लगी थी और बार बार उसका मजाक उड़ा रही थी। असल में लेनी हमेशा से ओल्ट से जलती थी। जब वो एकेडमी में था उसने न्यू डंजन रिकॉर्ड बनाया था और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेनी को ये पसंद नहीं था और अब जब उसे मौका मिला तो उसने पूरी भड़ास निकाल ली। अभी ओल्ट को ये चीज सही तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, पर फिर भी वो उससे कहता है कि वो बस वो लेटर किंग तक पहुंचा दे, इससे प्रिंस रेगुलस को बहुत फायदा होगा। पर लेनी ने उससे वो लेटर ले लिया और उसे फाड़ दिया। साथ ही वो ओल्ट से कहती है कि ये लेटर भी तुम्हारी तरह यूजलेस ही होगा, इसलिए मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना कहकर उसने गार्ड्स को ओल्ट को वहाँ से भगाने का ऑर्डर दे दिया। ओल्ट की उस दिन बहुत बेइज्जती हुई थी। उसने 4 साल तक कोर्ट मेज की पोजीशन संभाली और हर चीज का ध्यान रखा, पर उसे आज धक्के मारकर निकाल दिया। वैसे अभी जब वो अकेला लौट रहा था तभी किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि ये तो उसकी पुरानी दोस्त योरा है। अभी जब योरा ने देखा कि वो ओल्ट ही है तो वो तुरंत भागते हुए आती है और ओल्ट को गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगी। वैसे वो दोनों एक ही शांत सी जगह पर जाते हैं जहां ओल्ट ने उसे सब कुछ बता दिया कि रेगुलस की बेवकूफी, कोर्ट का करप्शन और लेनी का धोखा। जो सुनकर योरा को भी गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी कि मुझे ये गैलेना किंगडम शुरू से ही पसंद नहीं है। यहाँ नोवेल्स बस कॉमनर्स को नीचा दिखाते रहते हैं। ओल्ट को बात सही तो लगी, पर उसने योरा को समझाया कि वो थोड़ा धीरे बोले, वरना किसी ने अगर उनकी बात सुन ली तो ये दोनों फालतू में पेले जाएंगे। हालांकि योरा किसी से नहीं डरती, इसलिए उसने तो साफ कह दिया था कि यहाँ कोई नहीं है और होता भी तो भी उसे अब किसी से फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो ओल्ट को समझाती है कि उसके साथ बुरा तो बहुत हुआ, पर शायद अब उसे फिर से एक नई शुरुआत
करनी चाहिए। अभी ओल्ड को ये चीज समझ नहीं आई थी। जब वो इसका मतलब पूछता है तो योरा उससे कहती है कि हमें अपनी ही एक टीम तैयार करनी चाहिए। वो बोलती है कि हम दोनों मिलकर डंजन्स क्लियर करेंगे। अब ये सुनकर तो ओल्ड की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा से आजाद होना था। उसे लगने लगा कि शायद उसके साथ आज जो कुछ भी बुरा होगा वो बस कुछ अच्छा होने के लिए ही हुआ है। उसने तुरंत ही योरा के साथ एक एडवेंचर टीम बनाने के लिए हाँ कर दी थी। वैसे अब अगली सुबह ओल्ट और योरा अपनी नई जर्नी पर निकल चुके थे। उनकी डेस्टिनेशन थी सिटी ऑफ फेजल, एक ऐसी जगह जो फ्रीडम और इक्वेलिटी के लिए जानी जाती है। रास्ते में चलते हुए ओल्ड को बार बार अपने मास्टर एल्डस की बात याद आ रही थी। एल्डस ने ओल्ड को समझाया था कि कभी भी कोर्ट मेज मत बनना, वो जगह उसके लिए सही नहीं है, पर ओल्ड ने नहीं सुना। इसलिए अभी वो यही सोच रहा था कि अगर वो बात मान ली होती और कोर्ट मेज बनकर किंगडम के बारे में सोचने के बजाय खुद पर काम किया होता तो ना जाने अभी वो कहाँ होता। हालांकि अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए ओल्ड को ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। वैसे अब सीन चेंज होकर वहाँ कैपिटल पर आता है, जहाँ प्रिंस रेगुलस अपने रॉयल हॉल में बैठा हुआ है और पूछ रहा है कि वो ओल्ड चला गया ना। ऐसा नहीं है कि उसे ओल्ड की याद आ रही हो, बल्कि वो तो बड़ा खुश होकर पूछ रहा था कि ओल्ड गया ना। असल में रेगुलस ने ओल्ड को अपनी टीम में सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि ओल्ड को मैजिक प्रोडिजी कहते थे, मतलब वो पर्सन जिसे चुना ही कुछ बड़ा करने के लिए गया हो। लेकिन रेगुलस को एक कॉमनर का टैलेंट बर्दाश्त नहीं था और ऊपर से एक प्रिंस की टीम में रहने से ओल्ड को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिल रही थी। अभी लेनी भी बीच में बोलने लगती है कि ओल्ड की जगह पर हम एक नॉर्मल मैच को रिप्लेस कर लेंगे और अब रेगुलस सबसे फास्ट डंजन क्लियर करने वाले हीरो बन जाएंगे। वैसे उन्हें नहीं पता था कि ओल्ड के बिना उनका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। वैसे कुछ दिन में ओल्ड और योरा फाइनली फेजल पहुंच चुके थे। योरा तो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो ओल्ड को बता रही थी कि ये सिटी बहुत अच्छी है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे नोबल्स हो या कॉमनर सब इक्वल है। अभी ओल्ड को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ कोई बड़ा छोटा न हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और तो और योरा ने बताया कि यहाँ वो अपने मैजिक को भी आजादी से यूज कर सकता है। उसे लग रहा था जैसे वो सच में किसी नई दुनिया में आ गया हो। वैसे योरा उसे बताती है कि अगर उसे एडवेंचर बनना है तो पहले गिल्ड रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद वो दोनों ही सीधा गिल्ड पहुंच चुके थे। हालांकि वहाँ रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि वो अभी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। ओल्ड थोड़ा कंफ्यूज था। वो पूछता है कि ऐसा क्यों, तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जो लेवल 30 से ऊपर के डंजन होते हैं उनके लिए स्पेशल लाइसेंस लगता है, जिसके लिए उनके पास कम से कम 2 साल का गिल्ड एक्सपीरियंस जरूरी है। वैसे ऐसा नहीं है कि योरा और ओल्ड एडवेंचर नहीं बन सकते, बल्कि रिसेप्शनिस्ट के कहने का मतलब यही है कि वो नॉर्मल 30 लेवल डंजन से कम के डंजन को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी योरा उस रिसेप्शनिस्ट को मनाने की कोशिश तो कर दी है, पर इसका कोई फायदा नहीं था। उसने बताया कि ओल्ड पहले कोर्ट मेज रह चुका है, जिसका उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पर रिसेप्शनिस्ट ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि रूल्स सभी के लिए सेम ही है, अगर मैं आपको छूट दे दूं तो ये चीज बाकियों के साथ गलत होगी। योरा को भी ये चीज सही लगी, लेकिन उसे याद आया कि उसने अपनी एक दोस्त को पहले ही यहाँ परमिशन लेने के लिए भेजा था। लेकिन योरा को पता चला कि उसकी दोस्त केसा तो यहाँ आकर रिसेप्शनिस्ट से ही झगड़ पड़ी थी, मतलब अब इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अभी योरा थोड़ी नाराज तो थी, पर उसने ओल्ड की तरफ देखा और कहा कि कोई बात नहीं, अभी हम जितने लेवल तक अलाउड हैं डंजन्स को उतना ही एक्सप्लोर करेंगे। जिस पर ओल्ड ने कहा कि हाँ, मेरे हिसाब से भी यही सही है। वैसे कुछ टाइम बाद ओल्ड और योरा अपने पहले डंजन को एक्सप्लोर करने निकल पड़े थे। डंजन के अंदर अंधेरा था, साथ ही वहाँ का जो इटर्नल ऑरा था वो बहुत ज्यादा डेंस था और हर तरफ से एक अजीब सी कोल्ड वाइब आ रही थी। हालांकि इससे डरने के बजाय योरा और ओल्ड दो और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे वहाँ अंदर जाने के लिए। वैसे अभी थोड़ी दूर चलते ही सामने कुछ रेड हॉर्नेट्स आ गए, जो अपने नॉर्मल साइज में नहीं थे, वो इतने बड़े थे कि किसी इंसान को इजीली उठाकर ले जाएं। योरा उन्हें देखते ही ओल्ड के साथ अपना इंचांटमेंट मैजिक कनेक्ट करती है, जिसके बाद ओल्ड की बॉडी मैजिक से ग्लो करने लगी थी। अभी ओल्ड ने अटैक कर कुछ हॉर्नेट्स वहीं मार दिए, पर उनकी गिनती बढ़ती ही जा रही थी। एक के बाद एक पूरा हॉर्नेट परिवार उन पर टूट पड़ा था। अभी योरा तो घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक लेवल 2 डंजन इतना हार्ड कैसे हो सकता है। नॉर्मल कम लेवल के डंजन में मॉन्स्टर्स होते हैं और उनकी गिनती कम होती है। अभी यहाँ तो आते ही उनकी मुलाकात जायंट मॉन्स्टर से हो गई, और वो भी इतने सारे। हालांकि वहाँ ओल्ड ये सब नहीं सोच रहा था, वो तो अभी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। उसे लगता है उन्होंने हॉर्नेट के नेस्ट को डिस्टर्ब कर दिया है, इसी वजह से सारे हॉर्नेट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। वैसे उन्हें रोकने के लिए योरा ने तुरंत शील्ड समन की और आगे बढ़ गई,
पर ऑल्ट उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, हमें संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। पर योरा को ये चीज इतनी पसंद नहीं आई। वो ऑल्ट से कहने लगी कि शायद तुम भूल चुके हो कि अब तुम वो कमजोर ऑल्ट नहीं रहे जिसे कुछ भी करने से पहले दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती थी। अभी योरा की ये बात सुनकर ऑल्ट बहुत हैरान था। उसे वो दिन याद आ गए जब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन प्रिंस के ईगो के चक्कर में वो कभी अपनी रियल पावर यूज नहीं कर पाया। खैर, अब कोई प्रिंस नहीं है और ना ही कोई रुकावट है। इसका मतलब ऑल्ट सच में आजाद है। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को प्रॉमिस किया कि अब वो और खुद को नहीं रोकेगा। अभी ये प्रॉमिस करते ही तुरंत उसने अपनी असली पावर अनलीश की। उसने अभी एक थंडर अटैक किया था जिसकी बिजली पूरे डंजन में फैल चुकी थी, जिससे हॉर्नेट्स का पूरा परिवार एक झटके में मारा गया। और फिर ऑल्ट ने योरा के साथ मिलकर एक और लाइटनिंग स्पेल कास्ट किया जो पिछले वाले से भी ज्यादा बड़ा था, जिस अटैक ने बचे हुए हॉर्नेट्स को भी खत्म कर दिया था। अभी योरा तो ऑल्ट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वो यही कह रही थी कि वो यही तो चाहती थी, जिस पर ऑल्ट ने भी हंसते हुए कहा कि उसे भी आज बहुत ज्यादा मजा आ गया। उसने न जाने कितने समय बाद अपनी असली पावर यूज की है। हालांकि अभी ये लोग खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक जमीन हिलने लगी और जमीन में से एक बड़ा सा अर्थ बॉम्ब निकला, जिसने वहाँ आते ही सीधे योरा को पकड़ लिया। वैसे उस अर्थ बॉम्ब का साइज सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और शायद यही कारण था कि वो जायंट हॉर्नेट तब उस डंजन से डरकर भाग रहे थे। वैसे अभी यहाँ जब उस अर्थ बॉम्ब ने योरा को पकड़ा तो वो बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि वो ऑल्ट से कहने लगी कि स्कूल लीव करने के बाद से कहीं उसका अटैकिंग मैजिक कमजोर तो नहीं पड़ गया। जिस पर ऑल्ट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाता हूँ। इतना कहते ही ऑल्ट ने अपना सबसे ताकतवर अटैक यूज किया। वो यहाँ फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी उसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है। वहाँ योरा ने भी अपने आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर लिया था जो कि उसे ऑल्ट के अटैक से बचाएगा। अभी ऑल्ट की जो फायर फ्लेम्स थी उनके कारण वो अर्थ बॉम्ब जलने लगा था और फायर सच में इतनी ताकतवर थी कि एक अटैक ही काफी था उस अर्थ बॉम्ब को खत्म करने के लिए। हालांकि योरा अभी उन फ्लेम्स के बीच है, लेकिन ऑल्ट को उसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि योरा का डिफेंसिव मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ देर में उन फ्लेम्स से वो अर्थ बॉम्ब वहीं जलकर खत्म हो गया और योरा वापस नीचे आ गई। उसने ऑल्ट की तारीफ की क्योंकि ऑल्ट सच में पहले की तरह अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि उसे कई साल हो गए अपनी फायर मैजिक को इस्तेमाल करे हुए। वो रेगुलस के साथ कभी अपनी अटैक टाइम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी उसके अटैक अभी भी उतने ही ताकतवर हैं जितने के पहले थे। योरा कह रही थी कि अगर उनके बाकी दोस्त भी उन्हें मिलते तो वो ऑल्ट से मिलकर कितने खुश होते। दरअसल यहाँ वो बात कर रही थी ऑर्नेस और क्राजिया की, जो कि उनके स्कूल फ्रेंड्स थे। असल में स्कूल टाइम पे ये एक पार्ट टाइम एडवेंचर टीम के मेंबर्स थे, जहां ऑर्नेस सबसे आगे रहकर फायर करता था। वो रेगुलस की तरह खुद को लीडर नहीं मानता था, लेकिन वो शॉर्ट और फिजिकल अटैक में अच्छा था, इसलिए वो आगे रहता था। वहीं क्राजिया आर्चर थी और योरा एक सपोर्टिव मेज, वही काम जो कि ऑल्ट अभी रेगुलस के लिए किया करता था। और ऑल्ट था एक अटैकिंग मेज। चारों ही अपने काम में बहुत अच्छे थे, जिस वजह से वो बहुत ही जल्द एक सक्सेसफुल एडवेंचर टीम बन गए। उनका नाम पूरी सिटी में फेमस होने लगा था और सभी को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अभी वो लोग भी अपने फ्यूचर का प्लान कर रहे थे कि उन्हें आगे एडवेंचर टीम को ही कंटिन्यू करना है। पर अचानक ही ऑल्ट ने सभी को अपना प्लान बताया। ऑल्ट शुरुआत से ही एक कोर्ट मेज बनना चाहता था। जब उसने सभी को ये बात बताई तो किसी को भी ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आई और ऑर्नेस इसके खिलाफ था, लेकिन उसने ये बात कभी भी सामने से नहीं कही। उसे ऑल्ट पर भरोसा था। वो सोचता है कि ऑल्ट ने जरूर ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए उसने ऑल्ट को जाने दिया। पर उससे ये बात कही कि अगर उसका डिसीजन कभी भी बदले तो वो ये बात हमेशा याद रखे कि उसके दोस्त हमेशा उसका इंतजार करेंगे। साथ ही वहाँ योरा ने भी ये चीज प्रॉमिस की थी कि जब ऑल्ट का प्लान चेंज होगा तब वो ऑल्ट को अपनी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देगी, और उसने अपना ये प्रॉमिस भी पूरा किया। अभी ऑल्ट योरा की टीम में ज्वाइन हो चुका है, मतलब उसकी एडवेंचर टीम का मेंबर है, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, योरा और खुद ऑल्ट। वैसे उनका ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। उन्होंने उस डंजन को क्लियर कर लिया और वापस गिल्ड में गए, जहाँ से उन्हें थोड़े बहुत रिवॉर्ड मिले, और बाद में रिवॉर्ड सेलिब्रेट करने के लिए वो एक बार में आ गए। ये पार्टी योरा की तरफ से थी, मतलब पैसे योरा देने वाली थी, इसलिए ज्यादा ऑल्ट को खाना चाहिए। लेकिन योरा ने ये चीज खुद के लिए सीरियस ले ली। उसने खाने पर कम, पीने पर ज्यादा ध्यान दिया और उस बार की सारी वाइन टेस्ट की, जिसके बाद उसे चढ़ चुकी थी। वो तुरंत ही वहीं सो गई। ऑल्ट भी उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है और अपना खाना कंटिन्यू करता है। हालांकि इतने में ही वहाँ एक आदमी आता है और ऑल्ट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब तुम सच में एक एडवेंचर बन चुके
हो। ऑल्ट जब उसकी तरफ देखता है तो सोचता है कि शायद ये कोई नॉर्मल पर्सन है जिसने पी रखी है, इसलिए उसे इग्नोर करना ही सबसे सही काम होगा। ऑल्ट अभी उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन इस चीज से उस आदमी का ईगो हर्ट हो जाता है। उसने ऑल्ट पर तुरंत ही एक वाइन की बोतल से अटैक कर दिया। हालांकि ऑल्ट एक शील्ड क्रिएट करते हुए खुद को बचा लेता है और खुद भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इतने में ही वो आदमी अपने पास से कार्ड निकालते हुए वहाँ टेबल पर रखता है। उसमें कुछ लिखा हुआ था। ऑल्ट अभी उस कार्ड की तरफ देख पाता जिससे पहले ही योरा की आंख खुली और उसने सामने देखा और कहा कि अरे गिल्ड मास्टर, आप यहाँ पर इतना कहकर वो फिर से सोने लगी थी। अभी ऑल्ट तो इस चीज से बहुत हैरान था। वैसे उस कार्ड पर यही लिखा हुआ था वो आदमी सच में गिल्ड मास्टर है, मतलब पूरा गिल्ड वही चलाता है। उसने ये चीज पहले से सुनी थी कि कोर्ट मजिशियन को निकाल दिया गया है, मतलब ऑल्ट को उसके काम से निकाल दिया गया और अब वो इस सिटी में एक एडवेंचर बनने के लिए आया है और अब ये चीज उसने खुद अपनी आंखों से देख ली। वैसे वो शुरुआत से ही ये चीज देखना चाहता था कि आखिर एक कोर्ट मजिशियन कितना ताकतवर होता है, इसलिए वो ऑल्ट का टेस्ट लेना चाहता है। वो ऑल्ट से कहता है कि क्या ऑल्ट ट्रेनिंग के तौर पर उसके साथ एक फ्रेंडली बैटल करेगा, जिसके लिए ऑल्ट ने भी हाँ कर दी थी। अभी जैसे ही ये बात वहाँ योरा के कानों में पड़ी तो उसकी सारी वाइन उतर गई, क्योंकि उसे गिल्ड मास्टर के बारे में सब कुछ पता है। हालांकि ऑल्ट इस गिल्ड मास्टर के बारे में सब कुछ नहीं जानता। जब वो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर की तरफ बढ़े तो वहाँ पहुंचकर ऑल्ट को पता चला कि गिल्ड मास्टर का नाम है लेवियल, जो कि बहुत पहले एक एस रैंक की एडवेंचर टीम का हिस्सा रह चुका है। वो सच में बहुत ही ताकतवर है। हालांकि ऑल्ट इस चीज से डरा नहीं था। वो ये तो समझ गया कि लेवियल से लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी चीज साबित हो सकती है। उसने भी खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वहाँ लड़ने के लिए आगे आ गया। अभी ऑल्ट ने आगे बढ़कर पहले हमला नहीं किया, बल्कि लेवियल यहाँ ऑल्ट पर हमले अटैक करता है। जैसे ऑल्ट रोकने की कोशिश करता है, इस चीज के लिए ऑल्ट ने भी हमले किए थे, लेकिन ये लॉन्ग रेंज अटैक थे और कुछ ही लॉन्ग रेंज अटैक के बाद ऑल्ट समझ गया कि लेवियल के सामने लॉन्ग रेंज अटैक काम नहीं आने वाले। लेवियल के पास स्ट्रेंथ, मैजिकल पावर और एक्सपीरियंस तीनों ही ऑल्ट से ज्यादा है, मतलब वो हर चीज में ऑल्ट से आगे है। इसलिए फाइट अगर करनी है तो क्लोज रेंज में जाकर करनी होगी, क्योंकि तभी चांस है कि वो लेवियल को थोड़ा सा इंजर्ड कर पाए या फिर थका पाए। ऑल्ट ने तुरंत आगे बढ़कर हमला करने का फैसला किया, लेकिन वहाँ लेवियल ने तब कुछ इंचांटमेंट स्पेल्स कास्ट कर लिए थे, जिनकी वजह से उसकी स्पीड अब बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा तेज था कि ऑल्ट के लिए उसे देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जब लेवियल ने आगे बढ़कर हमला किया तो ऑल्ट ने एक शील्ड क्रिएट की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लेवियल कहां से अटैक करेगा, लेकिन किस्मत से उसकी शील्ड सामने ही कास्ट हुई। खैर वो शील्ड उसे बचा नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही लेवियल का अटैक उस शील्ड से टकराया तो वो शील्ड टूट गई और ऑल्ट वहां से दूर फेंका गया। शील्ड की वजह से डैमेज कम हो चुका था, लेकिन दूर फेंकाने की वजह से ऑल्ट थोड़ा इंजर्ड जरूर हो चुका है। योरा को अभी ऑल्ट की चिंता हो रही थी, पर ऑल्ट ने सोचा कि कोई बात नहीं, कम से कम अब ये सेम अटैक उस पर काम नहीं करेगा। ऑल्ट को अपनी गलतियों से सीखने की आदत है। वैसे अब ऑल्ट आगे बढ़ता है और तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर से एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, जिससे वो क्लोज रेंज में फाइट करेगा। अभी जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसने एक बहुत ही समझदारी वाला मूव खेला। उसने अपनी स्वॉर्ड से ना अटैक करते हुए एक थंडर अटैक क्रिएट किया, जो कि अचानक ही लेवियल के ऊपर चला दिया। उस थंडर अटैक की पावर वैसे तो ज्यादा थी, लेकिन लेवियल एक एस रैंक का एडवेंचर रह चुका है, इसलिए उसे उस अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। बस एक पल के लिए जब उसे झटका लगता है तब वो अचानक से एक जगह पर खड़ा रह गया था, जिस चीज का ऑल्ट ने फायदा उठाया और उस पर हमला किया, जिससे लेवियल थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। वैसे लेवियल के पास कई सारे आर्टिफैक्ट भी हैं। उसने तुरंत ही उनमें से एक आर्टिफैक्ट को निकाला, जो कि कुछ अजीब से ग्लोव्स थे जिनको वो पहन लेता है। ये ग्लोव्स असल में उसकी पावर को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हर कुछ सेकंड में उसे हील भी करते रहते हैं। मतलब ऑल्ट जितनी देर लेवियल से लड़ाई लड़ेगा उतनी ही ऑल्ट के जीतने के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि ऑल्ट जब तक लड़ेगा तब तक उसकी पावर कम होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ लेवियल धीरे धीरे अपनी पावर को हील करता जाएगा। अभी ऑल्ट सोच रहा था कि उसे अगर लेवियल को हराना है तो उसके नॉर्मल अटैक्स ही पावरफुल होने चाहिए, जिससे लेवियल्स को हील होने का मौका ही ना मिले। लेकिन अब सेम अटैक्स लेवियल पर भी काम नहीं करेंगे। ऑल्ट ने जब फिर से वो थंडर अटैक यूज किया तो वो लेवियल पर काम नहीं किया, उसे तो गुदगुदी सी हुई और वो हंसने लगा। हालांकि पहली बार से उसने ऑल्ट की तारीफ जरूर की थी, क्योंकि तब सच में वो लेवियल को टच करने में कामयाब हो चुका था। वैसे अभी फिर से ऑल्ट अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, जो देखकर लेवियल उस पर अटैक करता है, लेकिन ऑल्ट सामने से नहीं हटता। बस वो हल्की सी स्पीड इंक्रीज करता है और अपना अटैक लेवियल पर पहले ही चल देता है। अभी ऑल्ट की वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लेवियल से टकरा चुकी थी, जिससे उसे थोड़ा सा डैमेज पहुंचा, लेकिन ऑल्ट भी यही
ही चाहता था क्योंकि ऑल्ट भी उसी समय पर पीछे मुड़ चुका था। ऑल्ट ने फिर से अपनी तलवार से लेवियल को हिट किया। अभी ऑल्ट की स्वॉर्ड लेवियल की बॉडी से टच थी, जिससे उसे कंटिन्यूसली डैमेज पहुंचते जा रहा था क्योंकि वो एक एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड है। लेकिन लेवियल एक बच्चे से नहीं आना चाहता, इसलिए उसने अपनी उन ग्लोव्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ एक बहुत ही तेज ब्लास्ट कर दिया। उसने जमीन पर जोर से दे मारा था, जिस वजह से वहाँ धमाका हुआ। अभी योरा इस लड़ाई को बहुत ध्यान से देख रही है, लेकिन उसके हिसाब से ये गलत है क्योंकि लेवियल एक गिल्ड मास्टर है। उसे एक हाल ही में बने एडवेंचर पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए, वो भी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो खुद ज्यादा ताकतवर है। वैसे वहाँ ऑल्ट अभी भी नहीं हारा था, जबकि वो अटैक बहुत खतरनाक था। ऑल्ट फिर भी अपनी तलवार को लेकर फिर से अटैक करता है। ये अटैक लेवियल को टच होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। खैर, ऑल्ट के पास बस इतनी ही स्ट्रेंथ बची थी अटैक करने के लिए, इसलिए इस अटैक को यूज करते ही वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। वैसे ऑल्ट के वहाँ गिरते ही लेवियल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डिक्लेयर करता है कि इस लड़ाई को ऑल्ट ने ही जीता है और इसके इनाम के तौर पर वो ऑल्ट को डंजन पास देगा, मतलब वही 2 साल के एक्सपीरियंस वाला लाइसेंस, जिसके बाद ऑल्ट हाई लेवल डंजन्स में भी जा सकता है। वैसे उसी दौरान वहाँ ऑल्ट के पुराने दोस्त ऑर्निस की एंट्री होती है। अभी वो ऑल्ट को नीचे पड़ा देख थोड़ा सा हैरान था क्योंकि ऑल्ट ने अभी अभी गिल्ड मास्टर से लड़ाई की है। हालांकि वो लेवियल से कहने लगा था कि तुमने गलत किया, तुम अपने स्पेशल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे उसके खिलाफ, जबकि तुम्हें पता है कि उसने अभी अभी एडवेंचर टीम को ज्वाइन किया है। जिस पर लेवियल कहता है कि मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन इसके बदले मैं ऑल्ट से माफी मांग लूंगा, साथ ही मैं उसे एडवेंचर पास देने के लिए भी रेडी हूँ और बस वो मुझ पर केस न करे। इसके बदले वो जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। वैसे ऑल्ट अभी बेहोश था और उसे थोड़े आराम की जरूरत है, इसलिए वो लेवियल के ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने ऑल्ट को लिटा दिया क्योंकि वो अभी सो रहा है। वहीं ऑर्निस अभी योरा से कह रहा था कि तो ऑल्ट ने कोड मैजिशियन की पोजीशन छोड़ दी, शायद उसे वो चीज पसंद नहीं। मैं तो ये बात पहले से ही जानता था। अभी इतने में ही वहाँ पर उस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट आती है और लेवियल से कहती है कि उसे एक अर्जेंट काम है और लेवियल को भी उसके साथ चलना होगा। लेवियल उसके साथ चला गया, लेकिन सबसे पहले उसने ऑर्निस को सलाह दी कि वो उसके वाइन कलेक्शन को बिल्कुल ना छेड़े, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अभी ऑर्निस को जो करने का मना किया जाए उसे वही करना पसंद है, इसलिए उसने तुरंत ही एक बोतल खोली और उसका ढक्कन खोलकर रख दिया, जिससे लेवियल को लगे कि ऑर्निस उसकी फेवरेट वाइन पी गया। वैसे अभी जब लेवियल वहाँ से चला गया था तो योरा ऑर्निस को बता रही थी कि ऑल्ट ने वो कोड मेज का काम नहीं छोड़ा, बल्कि उसे निकाल दिया गया। ये चीज सुनकर ऑर्निस हैरान था। वो कह रहा था कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हालांकि ऑल्ट ने करीबन 4 साल तक वहाँ काम किया था। इसी वजह से ऑर्निस हैरान था क्योंकि ऑल्ट एक कॉमनर है, उसे नोवेल्स के भी 4 साल तक रखा गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसे निकालने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कारण लगाया होगा, लेकिन योरा उसे सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से ऑल्ट की पावर्स को दबाया गया, जिससे कि वो कभी भी प्रिंस रेगुलस से ज्यादा ताकतवर ना लगे। उसे टीम में भी एक सपोर्ट मेज के तौर पर रखा गया, जो कि गलत था। ये सुनकर ऑर्निस हैरान हो जाता है क्योंकि ऑल्ट की स्पेशलिटी तो एक अटैकिंग मेज की है, उसे अटैक स्पेल ज्यादा अच्छे से आते हैं। फिर भी वो वहाँ एक सपोर्ट मेज था, जिस पर योरा बताती है कि उसने अपना वो काम भी बिल्कुल परफेक्टली किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे यूजलेस कहकर निकाल दिया। अभी ऑर्निस को इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो चाहता था कि ऑल्ट को जागते ही तुरंत उस किंगडम पर हमला करते हुए रेगुलस को सबक सिखाए, लेकिन तब तक ऑल्ट की आंख खुल जाती है। वो ऑर्निस को समझाता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल्ट अपना पास्ट भुला चुका है और फिर से वहाँ नहीं जाना चाहता। हालांकि ऑर्निस को ये चीज पसंद नहीं आई। अगर ऑल्ट उससे कहता तो वो खुद जाकर रेगुलस को अकेले सबक सिखाता, लेकिन अब जब ऑल्ट ही ऐसा नहीं चाहता तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो कहता है कि मेरे पास दूसरा रास्ता है, क्यों ना हम हमारी एडवेंचर टीम को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर टीम बनाए, जिसके बाद वो रेगुलस खुद तुम्हें फिर से टीम ज्वाइन करने का ऑफर देगा और तुम उसे रिजेक्ट कर कर उसकी औकात याद दिला देना। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ऑल्ट को भी ये बात बिल्कुल सही लगी और उसने हाँ कर दी। वैसे तभी ऑर्निस और योरा को वहाँ से बुला लिया गया था। असल में जब वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ से लेवियल को बुलाकर ले गई, तब इसका कारण था कि एक एस रैंक टीम का एक बहुत खतरनाक डंजन में फंस जाना। वहाँ से सिर्फ एक ही लड़की बचकर बाहर आ पाई, जिसका नाम है क्रिस्टा। ये भी एक एस रैंक टीम की मेंबर है। हालांकि ये बताती है कि इसके सारे टीममेट्स उस डंजन के 64th फ्लोर पर फंसकर रह गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। हालांकि वो डंजन बहुत खतरनाक है, इसलिए सभी सोच रहे थे कि वो उस डंजन को क्लियर कैसे करेंगे, लेकिन डरने का वक्त नहीं है। इन्हें जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए, वरना वो एस रैंक एडवेंचर्स अपनी जान गवा देंगे। यहाँ ऑर्निस और योरा तो पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी एक एडवेंचर टीम क्रिएट की है और इतना बड़ा मिशन मिल जाना बहुत किस्मत की बात है। और वैसे भी उनके साथ ऑल्ट है, इसलिए वो जानते हैं कि इस मिशन में उन्हें कुछ नहीं होगा। हालांकि वहाँ दूसरी
तरफ ऑल्ट, जो कि अभी भी उस कमरे में बैठा हुआ है, वो यही सोच रहा था कि ना जाने वहाँ वो क्या बात कर रहे होंगे। इतने में ही वहाँ ग्राजिया की एंट्री हुई। इसे ऑर्नेस और योरा ने बुला लिया था। ये पहले स्कूल टाइम पर एक आर्चर हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसने हीलिंग मैजिक डिस्कवर किया और अब ये हीलिंग मैजिक में मास्टर बन चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे भी कोई ऐसी ही लड़की हील कर सकती है। खैर वहाँ जब वो ऑल्ट को अकेले बैठा हुआ देखती है तो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो ऑल्ट बताता है कि वहाँ मीटिंग चल रही थी और वो अभी अभी यहाँ आया है, मतलब एक आउटसाइडर है, इसलिए वो वहाँ नहीं गया। इस पर ग्राजिया कहती है कि वो आउटसाइडर नहीं है, वो यहीं का है, वो बस आउटसाइड गया था और अब वो वापस घर लौट आया है, उसे ऐसा फील करने की जरूरत नहीं। इतने में ही उसने ऑल्ट के सर पर हाथ रखते हुए अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील कर दिया। वैसे उसी दौरान वहाँ ऑर्नेस और योरा आते हैं और मीटिंग के बारे में बताते हैं। उन्हें एक बहुत पावरफुल डंजन में जाना है। उस डंजन को खतरनाक डंजन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वहाँ पर हीलिंग मैजिक काम नहीं आता। वहाँ लोग पोर्शंस या हीलिंग मेडिसिन के भरोसे जाते हैं। वहाँ के मॉन्स्टर्स ताकतवर हैं, जिनसे लड़ते वक्त कोई भी इंजर्ड हो सकता है, पर वहाँ हीलिंग मैजिक काम नहीं आता, इसलिए खुद को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अभी इस सब के बावजूद भी ग्राजिया वहाँ जाने के लिए तैयार थी। ऑल्ट ये देखकर हैरान था, पर ग्राजिया कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि ऑल्ट सब कुछ संभाल लेगा। अभी ऑल्ट सोच रहा था कि उसके दोस्तों को उस पर सच में बहुत ही ज्यादा भरोसा है। वैसे इसके बाद सीन चेंज हुआ। ये लोग उस डंजन के पास पहुंच चुके थे। अगर ये एक एक फ्लोर को क्लियर करते हुए 64th फ्लोर तक जाएंगे तो इन्हें बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो वो एस रैंक टीम शायद जिंदा भी ना बचे, इसलिए फिर इस सब का कोई फायदा नहीं। लेकिन सही वक्त पर गिल्ड मास्टर लेवियल ने उन्हें एक स्टोन दिया। ये एक डंजन कोर है जो कि टेलीपोर्टेशन स्टोन की तरह है। इससे टेलीपोर्ट होकर वो 64th फ्लोर तक इजीली पहुंच सकते हैं। इस तरह के स्टोन बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि यहाँ वो बाकी सारे फ्लोर्स के मॉन्स्टर्स को स्किप करने वाले हैं। वैसे वहाँ ऑर्नेस सभी को समझा रहा था कि जब वो 64 फ्लोर पर पहुंचेंगे तो वहाँ पहुंचकर उन्हें ही मेन फाइट पर ध्यान देना है। ऑल्ट वहाँ लड़ेगा नहीं क्योंकि 64th फ्लोर का जो मेन मॉन्स्टर है, मतलब ये कह लो कि वहाँ का जो बॉस है वो एक अनडेड मॉन्स्टर है। उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगेगी, इसलिए ऑल्ट शुरुआत में लड़ाई नहीं करेगा, जिससे कि वो अपनी पावर्स बचा सके और समय आने पर ही वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा उस अनडेड मॉन्स्टर के खिलाफ। अभी ये चीज सभी लोगों को थोड़ी सही नहीं लग रही थी, मतलब उसके सारे दोस्त लड़ेंगे लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन उस टीम को बचाने के लिए जरूरी है, इसलिए ऑल्ट ने भी हाँ कर दी और स्टोन का इस्तेमाल करते हुए ये वहाँ 64th फ्लोर पर टेलीपोर्ट हुए, जहाँ पहुंचकर इनके सामने स्केलेटन्स की एक बहुत बड़ी आर्मी आ चुकी थी। वैसे यहाँ बिना कुछ सोचे समझे ऑर्नेस ने तुरंत ही अपना वेपन निकालते हुए उन स्केलेटन्स को खत्म करना शुरू कर दिया। उसके पास भी एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है लेवियल की तरह और उसके पास एक मैजिकल स्पेयर है जो कि टूटती नहीं, मतलब कितना भी हमला किया जाए उसे तोड़ा नहीं जा सकता और ये चीज ऑर्नेस की फेवरेट है। वैसे अभी वो अकेले ही उन सभी स्केलेटन्स को खत्म करते जा रहा था। वहाँ योरा कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उस पर एक स्पेल कास्ट कर सकती है जिससे उसकी पावर से इंक्रीज होंगी, लेकिन ऑर्नेस को उस स्पेल की जरूरत नहीं, वो अकेला ही उन स्केलेटन्स के लिए काफी है। अभी ऑल्ट भी इस चीज से इम्प्रेस था। वैसे वो और ग्राजिया आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑल्ट को अपनी पावर बचानी है, लेकिन अचानक ही ऑल्ट को कुछ महसूस हुआ और वो तुरंत ही पीछे पलटा। वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ऑल्ट ने तुरंत अपने थंडर मैजिक से वहाँ अटैक किया, जो देखकर उसके सभी दोस्त थोड़े से हैरान थे। वो ऑल्ट से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो ऑल्ट बताता है कि उसने वहाँ किसी की प्रेजेंस को महसूस किया था। ऑर्नेस को ऑल्ट पर पूरा भरोसा है। वो कहता है कि क्या तुम वो करेक्ट जगह मुझे बता सकते हो, जिस पर ऑल्ट कहता है कि ये मुझे नहीं पता। हालांकि ऑल्ट ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लेकर फिर से अटैक किया और वहीं अटैक किया जहां से उसे वो एनर्जी महसूस हुई थी और उसके बाद उनके सामने आ गया एक ग्रिम रीपर जो कि बाकी स्केलेटन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये इनविजिबल था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। अभी ऑर्नेस ये चीज देखकर खुश हुआ कि ऑल्ट अभी भी एनर्जी सेंस कर सकता है, मतलब वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। वो ऑल्ट की तारीफ करते हुए कह रहा था कि अच्छा है हम तुम्हें साथ लाए क्योंकि यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मैं अकेले मार सकता हूँ, लेकिन बस वो मुझे दिखाई देने चाहिए और उन्हें देखने में तुम मेरी मदद करोगे। ऑल्ट ये चीज देखकर बहुत खुश था क्योंकि उसके पुराने टीममेट्स को उस पर उतना भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे हमेशा पीछे रखते थे, लेकिन ये दोस्त उस पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं। ऑल्ट ने तुरंत ही अटैक करते हुए उस ग्रिम रीपर को खत्म कर दिया। वैसे बाद में उसे पता चला कि योरा और ग्राजिया दोनों ही इनविजिबल मॉन्स्टर्स के बारे में जानते हैं, मतलब उन्हें पता है कि इस तरह के फ्लोर पर इनविजिबल मॉन्स्टर्स भी अपीयर होते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज ऑल्ट को नहीं बताई जिससे ऑल्ट ये चीज खुद फाइंड करे। हालांकि ऐसा करने को ऑर्नेस ने कहा था और शायद यही कारण था कि ग्राजिया बिल्कुल ऑल्ट के साथ साथ चल रही थी, जिससे कि कोई इनविजिबल मॉन्स्टर ऑल्ट पर अचानक हमला न कर दे। वैसे इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया
और इनके सामने फिर से स्केलेटन की एक बहुत बड़ी आर्मी आ गई। उन स्केलेटन्स को देखते ही फिर से ऑर्निस ने आगे बढ़कर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ ऑल्ट भी मदद कर रहा था, लेकिन वो अपने ज्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था कि अपनी पावर्स को स्टोर कर सके। खैर वहाँ दूसरी तरफ योरा भी आगे बढ़ी, लेकिन ये भूल गई कि वो इस तरह के अटैक टाइम मैजिक में इतनी भी अच्छी नहीं है। उसे उन स्केलेटन्स ने घेर लिया था, इसलिए वो वहाँ से पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। जो चीज देखते हुए ऑल्ट को भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने एक थंडर स्पेल कास्ट किया, जो कि इतना खतरनाक था कि उस स्पेल ने वहाँ के सारे स्केलेटन्स को खत्म कर दिया। हालांकि ऑर्निस उससे पूछता है कि आखिर ऑल्ट हर बार अपने थंडर स्पेल्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, क्योंकि स्कूल के टाइम पर वो अपने हर टाइप के मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करता था। जिस पर ऑल्ट जवाब देता है कि इसका कारण वह मेरी पुरानी टीम है। वहाँ ऑल्ट को हमेशा पीछे रखा गया और दूसरी तरफ रेगुलस, जो कि बेवकूफ था, वो हमेशा आगे बढ़कर अचानक हमला कर देता। इस वजह से कई बार मदद करने के लिए ऑल्ट को स्पेल कास्ट करने पड़ते। उन सभी स्पेल्स में से थंडर स्पेल्स ही ऐसा है जो कि सबसे फास्ट कास्ट किया जा सकता है। इसी वजह से उसकी आदत बढ़ गई थंडर स्पेल्स कास्ट करने की। वैसे अभी जब वो ये सब बातें कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक से किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। वो चारों ही समझ गए कि ये जरूर इस डंजन बॉस की प्रेजेंस है। मतलब यहाँ उन्हें डायरेक्शन मिल चुकी थी कि अब उन्हें किस तरफ आगे बढ़ना है। उन सभी में ऑर्निस सबसे तेज दौड़ता है, मतलब कि वो सबसे आगे रह सकता है, और ऑर्निस को भी ये चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। वो तुरंत ही सीधा आगे की तरफ भाग पड़ा। यहाँ बाकी तीनों अपने मैजिक की मदद से गायब होकर आगे बढ़ रहे थे, जिससे रास्ते में किसी मॉन्स्टर से उन्हें ना टकराना पड़े और सीधा बॉस तक पहुंचा जा सके। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुंचे जहाँ पर ऑर्निस उनका इंतजार कर रहा था। अभी वो डंजन पूरी तरह से बदल चुका था, मतलब वो एक अलग इलाके में आ चुके हैं, जो कि उस डंजन का शायद नेक्स्ट फ्लोर या वही 64th फ्लोर का फाइनल लेवल है। वहाँ आकर अभी ऑर्निस नीचे की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो एक पहाड़ी पर है। जब वर्ल्ड देखता है तो वहाँ उसे एक दूसरा एडवेंचर दिखाई देता है। इसका नाम लोकी है और ये उसी एस रैंक एडवेंचर टीम का सपोर्ट मेज है, जिस टीम को बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। अभी लोकी के पीछे एक मॉन्स्टर भाग रहा था, जो कि सच में बहुत ताकतवर है। अब ये चीज मैं पक्के से तो नहीं कह सकता कि यही इस डंजन का बॉस है, क्योंकि बाद में कुछ भी हो जाता है और फिर मुझे लगता है कि मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया। अभी के लिए हमें बताया गया कि ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। लोकी भी उससे डरकर भाग रहा था। वैसे ऑर्निस उसकी मदद करने के बजाय उसे भागते हुए देखकर एंजॉय कर रहा है, जो चीज ऑल्ट को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। ऑल्ट कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर ऑर्निस कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं, इस लड़के को कोई पसंद नहीं करता, ये सभी से बहुत बदतमीजी से बात करता है, ये एक एस रैंक टीम का सपोर्टिव मेज है, ऐसी चीज का ऐसे बहुत घमंड है। अभी जब ऑर्निस ये सब कह रहा था तो वहाँ से लोकी ने भी सारी बातें सुन ली थी। वो ऑर्निस से कहता है कि ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ मारा गया तो हर रात तुम्हें आकर डराऊंगा। जिस पर ऑर्निस कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी जब लोकी यहाँ ऑर्निस से बात करने में लग गया तो अचानक से उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। इससे उस मॉन्स्टर को हमला करने का समय मिल चुका था। ऑल्ट तुरंत ऑर्निस से कहता है कि हमें कुछ करना होगा, लेकिन इतने में ही अचानक से वहाँ उस मॉन्स्टर के पैर के नीचे एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ, जो कि एक फॉर्मेशन था। उस फॉर्मेशन के कारण एक फायर ब्लड निकलकर सीधा उस मॉन्स्टर के आर पार चला गया। साथ ही अचानक से वहाँ और कई सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगे थे। लोकी एक सपोर्टिव मेज है, इसलिए उसे इस तरह के कई सारे फॉर्मेशन क्रिएट करने आते हैं। उसने ये एक ट्रैप तैयार किया था और वहाँ भी वो जानबूझकर गिरा था। ये चीज ऑर्निस, क्राची और योरा तीनों ही मानते हैं कि लोकी बहुत ही बदतमीज है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट मेज है, मतलब वो स्ट्रेटजी बनाने में बहुत अच्छा है। अभी जब वो मॉन्स्टर उन फायर पिलर्स के बीच गिर चुका था, तब लोकी उसे देखकर हंस रहा था। अचानक वहाँ बहुत ही तेज एनर्जी रिलीज हुई, ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉन्स्टर मारा जाएगा, लेकिन उसकी हार्ड बॉडी ने उन फायर पिलर्स को सह लिया और वो उस अटैक से आजाद हो गया। जिसके बाद उसका सीधा हमला लोकी की तरफ था, क्योंकि लोकी कुछ ज्यादा ही हंस रहा था। लेकिन अब समय आ चुका था लोकी को बचाने का। ऑर्निस सबसे तेज है, इसलिए वो सबसे पहले आगे बढ़कर लोकी को उठाकर वहाँ से दूर भागता है। इधर ऑल्ट, क्राची और योरा अलग डायरेक्शन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, जिससे वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वो मॉन्स्टर पहले तो उनकी तरफ मुड़ चुका था, लेकिन अभी भी उसका मेन टारगेट लोकी है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। हालांकि ये चीज ऑर्निस को भी पता है, इसलिए वो तुरंत लोकी को यहाँ क्राचिया के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि इसे दूर लेकर जाओ, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को संभालता हूँ। अभी लोकी तो इस चीज से बहुत गुस्सा था। वैसे वहाँ ऑर्निस योरा से कहता है कि उसे जितने भी सपोर्टिव स्पेल्स कास्ट करने आते हैं वो उन सभी को उस पर कास्ट कर दे, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर को खत्म करके ही रहेगा। योरा ने भी ऐसा ही किया, उसने दुनिया भर के सपोर्टिव स्पेल्स कास्ट कर दिए, जिनके बाद ऑर्निस की पावर, स्पीड और स्ट्रेंथ सब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो पूरी रफ्तार में
वहाँ उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी उसके अटैक ताकतवर तो बहुत थे, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उन अटैक्स को भी सह गया और उसने ऑर्निस को पीछे हटा दिया। साथ ही अब वो ऑर्निस पर हमला करने वाला था। ऑर्निस जमीन पर गिर चुका था, इसलिए योरा तुरंत उसके पास आई उसे बचाने के लिए। जब वो मॉन्स्टर हमला कर रहा था तो योरा ने एक शील्ड क्रिएट कर ली, लेकिन उस मॉन्स्टर के अटैक के सामने वो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और आखिर में डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन तब तक ऑल्ट अपने स्पेल कास्ट कर चुका था। वहाँ दूर से अभी ग्राजिया भी ये सब देख रही थी और साथ ही लोकी भी ये सब देखकर खुश था कि ऑल्ट फिर से यहाँ लौट आया है। वो भी एक कोड मजिशियन की पावर देखना चाहता है। वैसे ऑल्ट ने वहाँ पहले ही खुद को साबित कर दिया था, क्योंकि एक जीनियस मेज के लिए 3 से 4 फॉर्मेशन स्पेल एक टाइम पर कास्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऑल्ट ने 20 स्पेल एक साथ कास्ट कर दिए उस मॉन्स्टर के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अभी जैसे ही वो स्पेल्स पूरी तरह से कास्ट हुए तो अचानक उनसे इतनी ज्यादा थंडर एनर्जी निकलना शुरू हुई, जो कि उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए काफी थी। लेकिन लास्ट वाले ब्लास्ट से पहले ही उस मॉन्स्टर ने खुद को पीछे हटा लिया, जिस वजह से वो उस अटैक को भी सर्वाइव कर गया। जिसके बाद वो अब ऑल्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये देखते ही ऑर्निस ने ग्राजिया को ऑर्डर दिया और ग्राजिया ने दूर से ही एक तीर चलाया। ये पूरी तरह से मैजिक से भरा हुआ था। अभी जैसे ही वो तीर वहां जाकर उस मॉन्स्टर को हिट हुआ तो उसके आसपास इतनी एनर्जी फैल गई कि उसके आसपास देख पाना मुश्किल था। इस चीज का फायदा उठाकर ऑर्निस ने अपने उसी स्पेल आर्टिफैक्ट का मतलब उस स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। उसने उसे सीधा उस मॉन्स्टर के सर की तरफ फेंका, लेकिन वो मॉन्स्टर सच में इतना ताकतवर है कि वो उस हमले से भी बच गया और उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा। जिसके बाद वो अपना सबसे खतरनाक हमला ऑल्ट पर करने वाला था और कुछ ही देर में उसने वो हमला कास्ट करते हुए ऑल्ट की तरफ रिलीज भी कर दिया। ऑल्ट वहीं सामने खड़ा हुआ था। उसने उस हमले से बचने के लिए कुछ नहीं किया, जो चीज देखकर सभी हैरान थे। लेकिन इसके पीछे एक कारण था। ऑल्ट को वो टेक्निक यूज करनी थी जो कि उसे उसके मास्टर एल्डस ने सिखाई थी। ऑल्ट ने आज तक इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और शायद एल्डस के अलावा सिर्फ ऑल्ट ही है जो इस टेक्निक को जानता है। ये थी रिफ्लेक्शन मैजिक की टेक्निक। अभी जैसे ही वो अटैक ऑल्ट के नजदीक आया, ऑल्ट ने तुरंत रिफ्लेक्शन मैजिक को एक्टिवेट किया, जिस वजह से वो मैजिक फिर से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगा था। मतलब अब वो खुद उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो अटैक उस मॉन्स्टर से टकराया तो वहाँ एक धमाका हुआ। वो मॉन्स्टर खुद भी अपने अटैक के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से अब वो कमजोर पड़ चुका था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऑर्निस ने उसके सर को अलग कर दिया और यहाँ इनकी जीत हुई। वैसे अब ग्राजिया और लोकी भी यहाँ इन लोगों के पास आ चुके थे। लोकी ऑल्ट की पावर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो कह रहा था कि तुम सच में कोर्ट मेज बनने के लायक हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन ऑल्ट उसे शुक्रिया तो कहता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अब वो एक कोर्ट मेज नहीं है, उसे निकाल दिया गया। लोकी ये सुनकर बहुत हैरान था। वो कह रहा था कि आखिर उस किंगडम के लोग कितने बेवकूफ होंगे जो उन्होंने ऑल्ट जैसे टैलेंट को निकाल दिया। ऑल्ट उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता था, हालांकि ये उन लोगों की बेवकूफी है। अभी के लिए इन्हें फाइनल बॉस की तरफ बढ़ना होगा, जो सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि इतना पावरफुल मॉन्स्टर ही यहाँ का बॉस हो सकता है। पर लोकी बताता है कि ये बॉस नहीं था, हालांकि ये सेकंड बॉस था। दरअसल इस डंजन पर 2 फाइनल बॉस थे और इस बॉस का तो आईक्यू ही कम था। इसी वजह से लोकी ने फैसला किया कि इसे वो अकेला संभालेगा और उसकी टीम तब तक उस दूसरे बॉस को संभालेगी जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो एक आर्मर्ड नाइट है और जैसा कि इन लोगों को पता है कि ये डंजन एक अनडेड डंजन है और यहाँ उसका बॉस भी एक अनडेड मॉन्स्टर है, तो जरूर वो आर्मर्ड नाइट किसी तरह की सोल के कंट्रोल में है। इसी वजह से उसे हराना और ज्यादा मुश्किल है। अभी लोकी ऑल्ट से पहले ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, इसलिए वो ऑल्ट को एक स्पेशल आर्टिफैक्ट गिफ्ट में देता है, जो देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि लोकी कभी किसी को कुछ फ्री में नहीं देता। वो जरूर इसके पीछे कोई इंटेंशन रखता होगा। जब उन्होंने ये बात कही तो लोकी हंसते हुए कहने लगा कि बिल्कुल, मैं फ्री में किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन अभी मेरे दोस्त प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं ये ऑल्ट को दे रहा हूँ और साथ ही साथ इसे लेने के लिए ऑल्ट को मेरी एक और बात माननी होगी। और वो बात है कि ऑल्ट उस बॉस के सामने जीरो मैजिक इस्तेमाल करे। दरअसल जीरो मैजिक से उसका मतलब ये था कि ऑल्ट विदाउट मैजिक फाइट करे। ये चीज एक बेवकूफी साबित हो सकती है, क्योंकि बिना मैजिक के ऑल्ट उससे कैसे लड़ेगा। लेकिन वो आर्टिफैक्ट एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और साथ ही साथ लोकी ने उन्हें ये भी समझाया कि वो मॉन्स्टर पहले से ही तैयार है इस तरह के अटैक्स के लिए। हम हर तरह के मैजिक का उस पर इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए अगर उस पर सडनली कोई फिजिकल अटैक किया जाए, वो भी पूरी ताकत से, तो मुझे नहीं लगता कि वो समय पर उस हमले को रोक पाएगा और शायद इसी तरह से उसे हराया जा सकता है। फिजिकल अटैक्स में ऑर्निस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ऑल्ट को लड़ते हुए लोकी ने ये चीज नोटिस की कि इस चीज में ऑल्ट सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि ऑल्ट भी क्लोज रेंज में बहुत अच्छा है। असल में ऑर्निस ने ये चीज ऑल्ट के रिफ्लेक्शन मैजिक से पता लगाई, क्योंकि ऑल्ट उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर के बिल्कुल नजदीक था और एक बहुत खतरनाक अटैक उसकी तरफ आ रहा था। फिर भी वर्ल्ड ने समय पर रिफ्लेक्शन मैजिक का इस्तेमाल किया। हड़बड़ी में उसने पहले ही उस अटैक को तैयार नहीं किया, वरना शायद वो अटैक वेस्ट जाता। अभी वर्ल्ड भी ये चीज देखकर इम्प्रेस था, क्योंकि लोकी सच में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है, जिस पर लोकी कहता है कि उसे ऐसा होना पड़ा, वरना वो कभी एक एस रैंक टीम का मेंबर नहीं बन पाता। वैसे लोकी के ये सब कहने के बाद सीन सीधा चेंज होकर रेगुलस और उसकी टीम पर आ गया, जो कि अभी जिस फ्लोर पर थे वहाँ के मॉन्स्टर से डरकर भाग रहे थे। इनकी बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि इनके अटैक्स उन मॉन्स्टर पर काम ही नहीं कर रहे। अभी भागते हुए लेनी अपने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक वर्क ही नहीं करता, जो देखकर रेगुलस उसे यूजलेस कह रहा था। वैसे भी रेगुलस अपने पीछे मुड़कर खुद ही हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार भी पुश बैक कर गई। मतलब उसके अटैक भी यहाँ बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। उसे भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी भागते हुए वो यही सोच रहा था कि ये सब तब से होना शुरू हुआ है जब से ऑल्ट यहाँ से चला गया। अभी कोई समझदार बंदा होता तो उसे अपनी गलती का एहसास होता और समझ जाता कि ऑल्ट का सपोर्टिव मैजिक अभी तक उसे इतना ताकतवर बनाए हुए था। लेकिन वो बेवकूफ ये सोच रहा था कि शायद ऑल्ट ने उस पर कोई बंगाली जादू कर दिया है, जिस वजह से वो कमजोर हो चुका है। अभी उसे अपने अंदर कमजोर इतनी ज्यादा महसूस होने लगी थी कि वो वहीं गिर गया, लेकिन उसका दूसरा टीममेट उसे उठाकर किसी तरह से उस डंजन के बाहर सेफली ले आता है। अभी डंजन से बाहर निकलते ही पहले तो रेगुलस ने अपनी थोड़ी मरहम पट्टी करवाई और बाद में अपने किंगडम के एक नोबल मजिशियन जिसका नाम वोल्कन है उससे मिलने पहुंच गया। वो वोल्कन से कह रहा था कि वोल्कन उस पर मैजिक से पता लगाए कि क्या उस पर किसी तरह के बंगाली जादू का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब वोल्कन ने ये चीज पता लगाने की कोशिश की तो उसे ऐसा कोई भी स्पेल उस पर महसूस नहीं हुआ। जो सुनकर रेगुलस हैरान था। वो कह रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर बाकी में इतना कमजोर कैसे पड़ गया। उस फ्लोर पर मेरा मैजिक काम ही नहीं कर रहा था, मेरा ही नहीं बल्कि मेरे टीममेट्स का भी, जिस पर वोल्कन कहने लगा कि ये तो आसान बात है, तुम 38 फ्लोर पर थे, वहाँ पर मैजिक कम हो जाता है। हालांकि ऐसा आज से पहले रेगुलस ने किसी भी फ्लोर पर महसूस नहीं किया था। 37 फ्लोर तक उन्होंने सारे फ्लोर्स इजीली क्लियर किए। इसके पीछे सीक्रेट था ऑल्ट जो कि उनके साथ था, लेकिन 38 फ्लोर पर वो उनके साथ नहीं था। इसी वजह से उनकी इतनी बुरी हालत हो गई। अभी वोल्कन भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑल्ट के सपोर्टिंग मैजिक के कारण ही वो इजीली फ्लोर क्लियर करते जा रहे थे, और ऑल्ट खुद भी अकेले 68 फ्लोर तक पहुंच चुका है। इसका मतलब उसके लिए ये सारे फ्लोर्स कोई बड़ी बात नहीं थी, वो सिर्फ उनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन रेगुलस ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसके हिसाब से एक कॉमनर कभी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। खैर इतने में ही वहाँ पर एक गार्ड आ गया जो कि रेगुलस को अपने साथ चलने को कहता है। असल में रेगुलस को उसके फादर मतलब खुद किंग बुला रहे हैं ऑल्ट से रिलेटेड कोई बात करने के लिए। अभी रेगुलस को पूरा भरोसा था कि उसके फादर उसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब रेगुलस वहाँ पहुंचा तो किंग उसे एल्डस की स्टोरी सुनाने लगे। रेगुलस ने पहले एल्डस के बारे में कभी नहीं सुना था। किंग बताते हैं कि एक नॉवल हुआ करता था जिसका नाम था एल्डस। वो बेवकूफ था। वो बताते हैं कि वो एक नॉवेल था, इसलिए उसके पास परमिशन थी कि वो किंग से डायरेक्ट बात कर सकता था। उसकी एज तब कम थी। वो हमेशा कहता रहता था कि हर किसी के पास अलग टैलेंट होता है, किसी को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता, उन्हें सभी का टैलेंट देखकर आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज किंगडम के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन किंग ने उसकी बात नहीं मानी। उनका मानना था कि सिर्फ नॉवेल्स ही ताकतवर बन सकते हैं, कॉमनर्स के पास ना ही इतनी फैसिलिटी है और ना ही इतना टैलेंट। जिसके बाद एल्डस ने अपना नोवेल टाइटल हटा दिया। मतलब उसके बाद वो एक नोवेल नहीं रहा और एक कॉमनर बनकर खुद को साबित करने की कोशिश की। वो एकेडमी का टॉपर बना। बाद में उसने कोड मजिशियन की भी पोस्ट ज्वाइन की और सभी को समझाने लगा कि कॉमनर भी यहाँ तक आ सकते हैं। उसने कई सारे ऐसे कॉमनर को ढूंढा जो कि बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन कभी नहीं कर पाए क्योंकि वो कॉमनर्स थे। हालांकि किंग को कभी एल्डस की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो अब उसे बेवकूफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत समय तक किंग को ये बात समझाते रहा, जबकि उसे ये समझ जाना चाहिए था कि वो ये नहीं समझ पाएंगे। खैर अब किंग को ये बात समझ आ चुकी है। वो अभी यही बात बता रहे थे कि एल्डस तब वहाँ से चला गया, लेकिन उन्हें इस चीज पर भरोसा हो गया कि एक कॉमनर भी हर चीज हासिल कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने ओल्ड को मौका भी दिया था। ओल्ड ने लगभग 68 फ्लोर क्लियर किए, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। उसने खुद को साबित कर दिया था, पर बाद में कोड मजिशियन बनकर रेगुलस का साथ देने लगा। रेगुलस ने उसे भगा दिया, जो चीज बिल्कुल सही नहीं थी। हालांकि रेगुलस अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वो यही कह रहा था कि 38 फ्लोर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था
अब मेरी हालत देखिए, अगर ऑल्ट तब मेरे साथ होता तो उसकी भी ये हालत होती, शायद उसकी तो और बुरी हालत होती, क्योंकि वो बस एक सपोर्टिव मैच था। खैर किंग भी समझ पा रहे थे कि रेगुलस के दिमाग में ये सब क्यों भरा हुआ है। उन्होंने ही रेगुलस को हमेशा से ये सिखाया था, लेकिन अब किंग चाहते हैं कि कॉमनर्स को भी एडमिशन दिया जाए, उन्हें भी वो फैसिलिटी मिले जो कि नोबल्स को मिलती है। अभी रेगुलस इसके खिलाफ था, उसके हिसाब से कॉमनर्स नोबल्स इतने ताकतवर नहीं होते। वो यही कहे जा रहा था कि अगर ऑल्ट यहाँ होता तो उसकी हालत मुझसे भी खराब होती, लेकिन इतने में ही एक गार्ड वहाँ आया जिसके पास वो पेपर थे जो कि ऑल्ट ने तैयार किए थे। ऑल्ट ने एक लेटर बनाकर ये पेपर किंग को देने को कहे थे। उसे पता था कि 37 फ्लोर के बाद अब रेगुलस 38 फ्लोर की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पर मैजिक का यूज लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। मतलब बहुत हाई लेवल मैजिशियन ही होगा जो कि थोड़ा बहुत मैजिक उस फ्लोर पर यूज कर पाए, क्योंकि वहाँ सप्रेशन स्पेल्स लगे हुए हैं। वो गार्ड बताता है कि ऑल्ट जाने से पहले ये लेटर आप तक और प्रिंस रेगुलस तक पहुँचाना चाहता था, लेकिन प्रिंस रेगुलस की टीम मेंबर लेनी ने ये पेपर फाड़कर वहीं फेंक दिए और उसे यूजलेस कहकर वहाँ से भगा दिया। अभी रेगुलस को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सच उसकी आंखों के सामने था। अभी वो किंग से कहता है कि उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही और वहाँ से चला जाता है। इधर किंग नोबल मजिशियन वोल्गन से कहते हैं कि वो रेगुलस का ख्याल रखे और उसकी मदद करे, जिस पर वोल्गन ने भी प्रॉमिस कर दिया। वैसे वहाँ दूसरी तरफ रेगुलस को भी बहुत बुरा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज वो पहले क्यों नहीं समझ पाया। उसने हमेशा ऑल्ट को यूजलेस समझा था, जबकि ऑल्ट तो उससे भी ज्यादा ताकतवर था, फिर भी ऑल्ट उसके सामने कुछ नहीं कहता था। अभी मुझे नहीं पता कि सच में रेगुलस को इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा है या नहीं, पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर यही लग रहा था। अब तो ये फ्यूचर में ही पता चलेगा कि वो सच में दिल का अच्छा बन चुका है या ये बस नाटक है। अभी के लिए सीन चेंज होकर वापस वहाँ ऑल्ट पर आ चुका था, जो कि अभी लोकी से कह रहा था कि आखिर वो इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने सिर्फ तलवार लेकर कैसे जा सकता है। बिना मैजिक के इतने पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ना एक गलत फैसला भी साबित हो सकता है, जिस पर लोकी कहता है कि उसने ऐसा कहा ही नहीं कि ऑल्ट को बिना मैजिक का इस्तेमाल करे लड़ना है। वो बस ये चाहता है कि ऑल्ट शुरुआत में अपनी तलवार का इस्तेमाल करे और मैजिक बिल्कुल भी यूज ना करे। जो सुनते हुए अभी ग्राजिया कहने लगी थी कि ये तो बेवकूफी होगी, ऑल्ट को मैजिक यूज करना आता है, फिर भी वो मैजिक का यूज ना करे, इसमें कैसी समझदारी है। और लोकी बताता है कि वहाँ जो मॉन्स्टर है वो हम जितना ही समझदार है, इसलिए अगर उसे पता चला कि ऑल्ट किस तरह का मैजिक जानता है और उसका पावर लेवल क्या है तो वो उसके लिए पहले से तैयार होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि ऑल्ट अपनी तलवार का इस्तेमाल करे और उस मौके का इंतजार करे जब मैजिक यूज करना सबसे सही रहेगा। ऑल्ट कहता है कि हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर लें, जिस पर लोकी कहता है कि तुम्हें करना होगा और मैं तुम्हें मैजिक यूज करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बस तुम मेरे सिग्नल का इंतजार करना। अब ऑल्ट भी इस चीज के लिए मान गया था और अब बारी थी उस मेन बॉस के पास जाने की। यहाँ से भागते हुए पहुंचना बेवकूफी है, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है, भागते भागते ही ये लोग थक जाएंगे, इसलिए जरूरत थी एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की। इनमें से वो किसी को बनाने नहीं आता, सिर्फ लोकी को आता है। लोकी बताता है कि वो फॉर्मेशन क्रिएट तो कर लेता, लेकिन अभी वो अकेले नहीं कर पाएगा, इस चीज में उसे ग्राजिया की मदद की जरूरत है। न जाने वो ग्राजिया से बार बार मदद क्यों मांग रहा है, पर ग्राजिया का दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसने मदद के लिए हाँ कर दी। अभी वो बैठकर फॉर्मेशन बना रहे थे। ऑल्ट तो ये देखकर हैरान था कि लोकी उनके सामने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होती है और खतरनाक होती है। ये नॉलेज हर किसी के पास होना सही नहीं। वैसे ऑल्ट यहाँ योरा से पूछता है कि क्या लोकी पर भरोसा किया जा सकता है, जिस पर योरा कहती है कि उसे लोकी की पर्सनैलिटी नहीं पसंद, लेकिन भरोसे के हिसाब से उस पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उन्हें धोखा दे। आज से 2 साल पहले एक बहुत पावरफुल डंजन रेड हुई थी, जहाँ लोकी की स्ट्रेटजी की वजह से ही पूरी टीम डंजन क्लियर कर पाई थी। वो डंजन बहुत ही पावरफुल था, मतलब उसे नॉर्मली बिना स्ट्रेटजी के पार करना नामुमकिन था, लेकिन लोकी की स्ट्रेटजी ने वो साबित कर दिखाया। वैसे वहाँ वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था। लोकी सभी को उस फॉर्मेशन के अंदर आने की कहता है और बताता है कि ये फॉर्मेशन सीधा उन्हें उस बॉस के सामने टेलीपोर्ट कर देगा, इसलिए वहाँ पहुँचते ही सभी लोग लड़ने के लिए तैयार रहे। अभी जैसे ही उसको एक्टिवेट किया गया तो वो सभी वहाँ से गायब होकर सीधा उस हेल में पहुँच गए जहाँ वो मॉन्स्टर था। अभी लोकी के टीम वाले भी वहाँ उससे फाइट कर रहे थे। वहाँ 3 मेंबर थे, वो तीनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे, मतलब वो लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह से उस बॉस को संभाले रखा। यहाँ इन लोगों के आते ही सबसे पहले ऑर्नेस आगे बढ़कर उस नाइट पर हमला करता है, मतलब उस मेन बॉस पर, जिसके कारण बाकियों को समय मिल जाता है पीछे हटने का। अभी लोकी और ग्राजिया मदद कर रहे थे उन लोगों को दूर ले जाने में, जिससे कि वहाँ ले जाकर वो हील कर सकें। वैसे भी हीलिंग मैजिक काम नहीं आएगा, इसलिए पोर्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर ऑल्ट भी आगे बढ़ चुका था उस नाइट पर हमला करने के लिए। नॉर्मली सीधा हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत
ताकतवर है और ऑल्ट को मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए सही मौका देखकर ऑर्निस ने अटैक किया। जब वो नाइट हवा में जंप करने की कोशिश करता है तो ऑर्निस उसके कपड़े पर अपनी तलवार लगा देता है, जिससे वो नाइट छलांग नहीं लगा पाता और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऑल्ट पीछे से आकर उसकी गर्दन अलग कर देता है। ये चीज इन्हें पहले से पता थी कि यहाँ जितने भी नाइट उन्हें मिले हैं वो कोई पर्सन नहीं है, मतलब कोई इंसान नहीं है जिसकी फिजिकल बॉडी हो, वो बस डंजन की एनर्जी पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब सर अलग कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर फर्क पड़ता भी तो यहाँ के डंजन बॉस का सर अलग करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। अभी वो लोग देखते हैं कि उस नाइट के सर में कई सारे टेंटिकल्स निकल रहे हैं और मैजिकल एनर्जी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वो बॉस अचानक से फिर से हवा में आता है और बहुत ही पावरफुल अटैक ऑल्ट की तरफ करता है, जिसे ऑल्ट ने अपनी तलवार से रोक लिया था। लेकिन वो नोटिस करता है कि उस बॉस की पावर और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, मतलब पहले वो अपनी कम पावर यूज कर रहा था इन लोगों को उस पर हमला करने का मौका देने के लिए। ऑल्ट समझ चुका था कि ये लड़ाई अब और ज्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार से उस नाइट को रोक रखा था। वहाँ दूसरी तरफ योरा इस वक्त जितने हो सके उतने मैजिक स्पेल्स कास्ट कर रही थी ऑर्निस पर, जिससे ऑर्निस की ताकत को इंक्रीज किया जा सके। जैसे ही वो सारे स्पेल कास्ट हुए तो ऑर्निस ने आगे बढ़कर अपने स्पीयर से हमला किया और उस बॉस को दूर फेंक दिया। यहाँ उसने ऑल्ट को बचा लिया था, मतलब ऑल्ट को बॉस का हमला नहीं रोकना पड़ेगा। ऑल्ट इस चीज से बहुत इम्प्रेस है कि वो तलवार अभी तक टूटी नहीं, लेकिन नॉर्मल सी बात है कि वो एक लीजेंडरी आर्टिफैक्ट है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। नॉर्मल तलवार अभी तक कब की टूट चुकी होती। वैसे अभी ऑर्निस के हमले ने उस बॉस को बहुत ही बुरी तरह से दूर फेंका है, लेकिन फिर भी इन लोगों को पता है कि वो अभी तक मरा नहीं होगा, क्योंकि उसे हराना इतना आसान नहीं है और वो एक अनडेड है, मतलब वो इस तरह के हमलों से नहीं मरने वाला। खैर अचानक ही वो बॉस फिर से उठा और उसने अपना सर उठाकर वापस से रिजॉइन कर लिया। वो सर फिर से कनेक्ट हो चुका था। अभी बहुत तेज चीखते हुए वो आगे बढ़कर हमला करता है। उसकी चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि यहाँ इन लोगों को अपने कान बंद करने पड़े, जिस चीज का फायदा उठाकर उसने ऑल्ट को टारगेट बनाया, क्योंकि उसके हिसाब से तो ऑल्ट ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। वहाँ उसने ऑल्ट पर अभी एक मार्शल आर्ट अटैक किया था जो कि सीधा ऑल्ट को ही हिट हुआ और ऑल्ट वहाँ से दूर फेंका गया। वो अभी दीवार से टकराने वाला था, लेकिन योरा ने एक असन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसे बचा लिया, वरना उसकी हड्डियां टूट जाती। ऑल्ट भी इस अटैक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वैसे वो लोकी से पूछता है कि आखिर उसे और कितनी देर तक अपनी तलवार से लड़ना होगा, जिस पर लोकी कहता है कि बस कुछ देर और, उसकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, बस ऑल्ट को 5 मिनट और उस बॉस को संभालना है। अभी ऑल्ट नोटिस करता है कि वहाँ ऑर्निस की हालत भी खराब है, क्योंकि वो बहुत देर से उस बॉस को रोके हुए है, इसलिए ऑल्ट भी आगे बढ़ गया। वो दोनों मिलकर कुछ देर और लड़ते हैं और उसे संभालते हैं। लगभग 5 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। वहाँ लोकी उन्हें बताता है कि प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और समय आ चुका है अब प्लान शुरू करने का। असल में उसने बहुत सारे फॉर्मेशन क्रिएट कर लिए हैं, जो कि वो अलग अलग जगह पर प्लेस करने वाला है, जिससे कि एक ट्रैप तैयार किया जा सके। और उसका जो पहला फॉर्मेशन था वो उसके पास ही था। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही उस बॉस ने उस एनर्जी को महसूस किया तो उसने फैसला किया कि उसे सबसे पहले लोकी को खत्म करना होगा, वरना वो उस एनर्जी के बीच बसकर रह जाएगा। यहाँ उसने अटैक करते हुए लोकी पर हमला किया, लेकिन लोकी तो वहाँ था ही नहीं। वो जो था वो बस एक इल्यूजन था। लोकी तब तक वहाँ से दूर आ चुका था। अभी सही मौके पर लोकी के टीममेट्स ने अटैक किया और उस बॉस को डैमेज पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ ऑल्ट और ऑर्निस के पास टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था, जो साइज में छोटा था। उसे लोकी ने वहाँ इसलिए ट्रैप किया था जिससे कि वे दोनों वहाँ से गायब हो सके। अभी ये सब देखते हुए वो बॉस ये चीज समझ चुका था कि ये सारा प्लान लोकी का था, मतलब उसके हिसाब से लोकी ही मेन पर्सन है जिसे उसे हराना होगा अगर वो खुद की जान बचाना चाहता है। तो यही सोचकर उसने फिर से लोकी पर हमला किया। इस बार वो असली लोकी था, इसलिए उसे तलवार से उस बॉस का अटैक रोकना पड़ा। उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ज्यादा देर तक इस तरह के हमले रोक पाए, इसलिए योरा भी उसकी मदद कर रही थी और उसके स्पेल्स लोकी को पावर दे रहे थे। लेकिन लोकी एक स्ट्रेटेजिस्ट है, मतलब वो स्ट्रेटजी बनाने में अच्छा है। इस तरह के स्पेल से अपनी पावर बढ़ाकर फिजिकल फाइट करने में उसे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो समझ चुका था कि वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा। उस नाइट ने अटैक किया और लोकी वहाँ उस टावर से नीचे गिरने लगा। भी गिरते हुए वो हंस रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ सब उसके प्लान के हिसाब से ही हुआ। वो वहाँ से ऑल्ट से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मैंने जो कहा था वो कर दिया, ये वो सब कमजोर हो चुका है, अब तुम्हें अपनी पावर दिखानी होगी। उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। और गाइस इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट करिए, हम इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आएंगे।